वेलकम फ्रेंड्स। मैं गगन कुमावत पीसी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास का बोर्ड का पेपर है। हेडिंग लाइन में दिख रहा होगा आपको, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, जो कि आज 29 को हो चुका है आपका। ठीक है। अब मैं इस पेपर के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ आपको सॉल्यूशन कराऊंगा कि पेपर को एक बार आप देख लें कि इसके आंसर्स वगैरह किस टाइप से हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन देखिए, पेपर चाहे कैसा भी हो, अच्छा हुआ हो बुरा हुआ हो, लेकिन आपने मेहनत पूरी की थी। बस इस टाइप का एक आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और आने वाले जो 11th क्लास है, आपकी 12th क्लास है, उसमें एक बेस सब्जेक्ट ले करके और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप कि सबको पता है कि मार्च में लॉकडाउन लग चुका था। ठीक है। 22 मार्च से लॉकडाउन आपका कंटिन्यू ऑल ओवर इंडिया में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबकी हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकते थे, और हालांकि फ़िलहाल बढ़ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करी है और किया भी है। ठीक है। लेकिन आपको हतोत्साहित नहीं होना है कि हाँ पेपर में ये क्वेश्चंस छूट गए, वो क्वेश्चंस छूट गए। देखो, इसमें गलत कुछ नहीं हुआ है। ठीक है। आपको आगे के लिए मोटिवेशन मिला है, और आपका जो कल मैथ का पेपर है उसके लिए आपको मोटिवेट होकर के और अच्छे से एक बार रिवीजन करना है। देखिए, मैं भी जानता हूँ कि 12 महीने के अंदर जो आपने प्रिपरेशन करी है उसको एक दिन में रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और जो हमारी ये पीसी क्लासेस की जो ऑनलाइन आपको अभी सेवाएं दे रखी है, टीचिंग्स वगैरह इन चीज़ों की, तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये सिर्फ आप लोगों के हित के लिए है। इसमें आप लोगों का भला सोचते हुए हमने ये कोशिश जारी करी है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ठानना है कि हमें आगे जाके ये करना है। ठीक है। मन में कोई एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस लक्ष्य के ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, और आज ही चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है आज आपका एसएसटी का पेपर हो चुका है, कल आपका मैथ का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहने को आपके पास बहुत समय और नहीं कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नहीं करते भी हम 3-4 महीने हमारे ख़राब कर चुके हैं। कब आपके बोर्ड के पेपर हो चुके होते हैं, कब का रिजल्ट आ चुका होता है, और नई एग्ज़ाम्स और नई पेपर्स और 11th में आप सब्जेक्ट्स क्या लेना चाहते हैं उनके लिए आप प्रिपेयर्ड हो चुके होते हैं। ठीक है। इसलिए अगर पेपर अच्छा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बुरा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आगे हमें क्या करना है उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करिए। ठीक है। और एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है किसी का भी अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने स्तर पर बहुत अच्छी मेहनत करने की कोशिश करता है। ठीक है। और बात अलग है कि वो असफल हो जाता है कि सफल होता है, लेकिन मेहनत हम सब करते हैं और जी जान लगा कर करते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम नंबर्स अच्छे लेके नहीं आ पाए, हमारे क्वेश्चंस छूट गए हैं। ठीक है। इस टाइप से कोई भी डिमोटिवेट थॉट दिमाग के अंदर नहीं लेके आनी है। ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत इस पेपर के बारे में बता दिया है कि आपका जो एसएसटी के अंदर जो पेपर है उसके आपको मैं बता दूं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 30 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। और 30 क्वेश्चंस को मैं आपको बारी बारी से डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। जाहिर सी बात है 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें एक शब्द का आंसर है कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर है। आई होप आपने यही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों किया था। तो आपको देखना है कि शॉर्ट तरीके से इसका आंसर आपके बुक के चैप्टर में दे रखा है। आपको देखने को मिलेगा कि अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्मशास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। ठीक है। और 1581 में उसने दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। ये छोटा सा इसका आंसर है। अगर आपने दीन ए इलाही वाला नहीं भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है, पर फतेहपुर सीकरी में आपने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया, ये चीज़ आपने अगर लिख दी है तो आपको 1 नंबर आपका कन्फर्म मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। ठीक है। 1 नंबर का आंसर है ये आपका, और 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने इसमें स्विट्जरलैंड लिखा हो तो। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए,
क्लास में जब आपने मेरे लेक्चर्स लिए होंगे तब आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने आपको इंडिया का मैप बना करके उसमें इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हुए उसकी रेशो बनाया था कि फर्स्ट रैंक पे आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा, सेकंड रैंक पे आपको बिहार मिलेगा। तो ऐसे करके आपको जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना अनुसार वो क्या है, उत्तर प्रदेश। अगर आपने ये करा है तो आपको ये एक नंबर आराम से मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय के प्रथम अनुमान आपको देखने को मिलेगा कि आपको इसमें दे रखा है, भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना श्री दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में की गई थी। इनके पश्चात फिंडले शिरोज, डॉक्टर वी राव, RC देसाई इत्यादि के द्वारा भी राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए थे। क्लियर है। अगर आपने ये थोड़ा सा लिख दिया होगा 2 लाइनों का आंसर तो आपको सीधी सी बात है कॉमन रूप से आपको 1 नंबर का ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाया। ये तो आपका हो गया है। ठीक है, सॉरी दोबारा रिपीट कर दिया मैंने गलती से। भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत देश है, जब मैंने आपको अर्थव्यवस्था वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपको मैंने बताया था कि भारत में वित्तीय वर्ष की समयावधि आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, कॉमन सा आंसर है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, एक छोटा सा 1 लाइन का आंसर है ये। अगर आपने ये कर लिया होगा तो इजी वे में आपको इसका 1 नंबर मिल गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7वां क्वेश्चन है, नियोजन क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए बनाए जाने वाली एक खाका, एक ढांचा। मान लीजिए भारत में 5 साल में हमें कुछ भी काम करने हैं तो उसके लिए पहले योजना बनाई गई हो, किसी भी प्रकार की प्लान बनाई गई हो। ठीक है, वही प्लानिंग कहलाएगा। आपको पता है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं आपने देखी थी 1950 से लेकर के आपको 2015-16 का जो टाइम है आपको योजना पंचवर्षीय योजना ही देखने को मिलेगी। ठीक है, 5-5 वर्ष की योजनाएं थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया। ठीक है, तो ज़्यादा इतना डेफिनेशन इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सीधी सी बात है कि किसी भी कार्य को करने के लिए समयावधि में बनाया गया प्लान ही क्या है, नियोजन। ठीक है, नियोजन के किस प्रकार कौन सा हमें काम करना है, आप अपनी भाषा में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर है, ज़्यादा इसमें कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय बताइए। कॉमन सी बात है। देखिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए है ना 2 तरीके अपनाए जाते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। ठीक है, तो आप ये 2 में से कुछ भी लिख सकते थे, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। अब मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने की सबसे प्रचलित नीति है। इस नीति के जरिए मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए उपाय किए जाते हैं, जैसे बैंक दर नीति, नकद आरक्षित अनुपात व खुला बाजार कार्रवाई। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें होती है जो आपके क्या कर सकते हो, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसमें से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। कॉमन सी बात है, बढ़ती जनसंख्या दर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मैंने बताया था कि हम 2 हमारे 10 ऐसे होता था पहले के टाइम पर। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपको पता है सरकार ने जनसंख्या नीति लाने के लिए एक एक्ट बनाने की बात चल रही है। पर फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि भारत में गरीबी का जो आर्थिक कारण है वह सबसे ज़्यादा तो बढ़ती जनसंख्या दर है, फिर उसके बाद निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएं। इनमें से आप कोई सा भी एक लिख सकते थे इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। देखिए सिंपल सा एक आंसर है। मान लीजिए किसी खेत पर बहुत से लोग किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि उसका जो एक्चुअल प्राइस है वह उस खेत के मालिक को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी लोग उस पर जो खेती कर रहे हैं, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वह काम तो कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे उन्हें उसका पैसा नहीं मिल रहा है। तो काम करते हुए भी वो बेरोजगारी होगी, उसे हम क्या कहते हैं, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्लियर है। एक लाइन में इसका आप आंसर इस तरह से दे सकते थे और आपने दिया होगा तो आपको 1 नंबर फिर से मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आपको पता है कि राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसे तो कौन सी योग्यता आवश्यक लिखिए। आपका 11वां क्वेश्चन है। कॉमन सी बात है, इसके अंदर आपको मैंने अच्छे से करवाया था कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इसके अलावा पागल व दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। ऐसी कुछ योग्यता आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए होना चाहिए। और एक मोस्ट थी कि उसकी 25 साल की आयु कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी जो विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्यता थी वो मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं का नाम लिखिए। मैंने इस परियोजना के ऊपर आपका एक लेक्चर भी बनाया था। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, बांखड़ा नांगल परियोजना,
ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं थी उनके बारे में बताया था, नर्मदा योजना, माही योजना, तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित 4 जल परियोजनाएं हैं, ठीक है। आधा आधा नंबर के हिसाब से अगर आपने 4 शब्द ये लिख दिए होंगे तो आपका 2 नंबर फिर से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक फसलें क्या हैं, कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। देखिए कॉमन सी बात है कि वैसे तो सभी फसलें व्यापारिक है। आपको पता है कि हम हमारे खाद्यान्न के लिए जिस अनाज का प्रयोग करते हैं वो अनाज हमारे खेत में उगा करके हम उसे रख लेते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा बचता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, ठीक है। जैसे आपका गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, कपास हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है। इसके अलावा गन्ना ले लीजिए आप लोग, पटसन ले लीजिए, ठीक है। ये सभी क्या है, व्यापारिक फसलें हैं। तंबाकू आ गया आपका, बांस आ गया आपका, ठीक है। तो ये सभी आपकी व्यापारिक फसलें हैं। और 2 व्यापारिक फसलों के नाम तो ऑब्वियसली मैंने इतने बड़े जो आपको लेक्चर बताया इसके अंदर सारी फसलों के जो नाम बताएं, इनमें से किसी का भी 2 नाम आप लिख सकते थे। कपास है, जूट है, पटसन है, किसी का भी व्यापारिक नाम लिख सकते थे। ये सब व्यापारिक फसलों में आती है। तो 1 नंबर की आपकी व्यापारिक फसलों की डेफिनेशन हो गई और आधे आधे नंबर की आपकी व्यापारिक 2 फसलें हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, जो 14th क्वेश्चन है वो धात्विक खनिज क्या है, लौह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दे। देखिए धात्विक खनिज वह कहलाएंगे जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती हो। देखो धातु और अधातु खनिज 2 प्रकार के होते हैं। पहला खनिज आपको धातु में मिलेगा लोहा, ठीक है, तांबा, ठीक है, ये आपके धात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती हो। और अधात्विक खनिज आपको पता है चूना पत्थर है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ये अधात्विक है, अर्थात इसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये धात्विक खनिज की आपने परिभाषा लिख दी। और लौह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दे। तो लौह धातु खनिजों के 2 उदाहरण, सीधी सी बात है कि उसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, उसमें धातु का रूप पाया जाता है तथा वे अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इनके 2 डेफिनेशन लिख सकते थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में कोई 2 उदाहरण। भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। आपको पता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में कैसे आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूती वस्त्र बनेंगे किससे, कपास से। और कपास की क्या होती है, खेती। तो आपको पता है कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ज़मीनों के ऊपर मकान बनते जा रहे हैं, ठीक है। ज़मीनों के ऊपर जब मकान बनते जा रहे हैं तो नहरें, मैदानी क्षेत्र, इनका ह्रास हो रहा है, क्लियर है। और कपास के खेती के लिए आपको पता है कि जो नदीय क्षेत्र होता है, नहरों वाला क्षेत्र होता है, उसमें कपास की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते मकान, मैदानों का क्षरण व नदियों का ह्रास, ये सभी क्या है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संकट के कारण है। आपको पता है, कॉमन सी बात है, इस चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि सूती वस्त्र संकट में कब आएंगे, जब कपास की खेती कम होगी। और कपास की खेती कम होगी तो सूत नहीं आएगा, और सूत नहीं काटेंगे तो सूती वस्त्र नहीं बनेगा, क्लियर है। और पक्ष में कोई 2 कारण लिखिए। तो देखो सूती वस्त्रों को आप बड़ा कह सकते हैं। सबसे पहले होगा कि हमें जो कपास की खेती है उस पर फोकस करना होगा, ठीक है। उत्तम कपास की क्वालिटी को हमें ध्यान में रख करके कपास को उगाना होगा, ठीक है। और जो मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर कपास की सर्वाधिक खेती की जाती है, उन मैदानी क्षेत्रों को बचाना होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आजकल जो भी फैक्ट्रियाँ लगती हैं उन मैदानी क्षेत्रों में लगती है, और जहाँ पर 1 बीघा के अंदर बहुत सारी कपास लगती है, उस 1-1, 2-2 बीघा के अंदर वो फैक्ट्रियाँ बनना चालू हो जाती है, ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे मोस्ट कारण आपको देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या करो। कॉमन सी बात है, जनसंख्या वृद्धि को देश की सबसे प्रमुख समस्या मानते हुए छोटे परिवारों को प्रोत्साहन देने के परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2000 को नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई, जिसे जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य पूरे क्षेत्र में गर्भ निरोधकों की आपूर्ति करना, स्वास्थ्य सुरक्षा ढांचे को विस्तार करना तथा तदनुरूप स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करना, जबकि मध्यकालीन उद्देश्य सन 2000 तक कुछ प्रजननशीलता दर को 2:1 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। नई जनसंख्या नीति का दीर्घकालिक उद्देश्य सन 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है कि 2045 तक जनसंख्या क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि ही सभी प्रकार की परेशानियों का मुख्य कारण है। इस नीति में जनसंख्या को एक ऐसे स्तर पर स्थिर बनाने की बात कही गई है जो आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण में सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर सके, क्लियर है। ये छोटा सा एक आंसर था जो आपका 2 नंबर का है, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या करो। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है,
आपको पता है जो भारत है एक बड़ा सारा देश है, ठीक है। इसके 4 जो मुख्य महानगर है उनको आपस में सड़क के माध्यम से जोड़ना ही क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ठीक है। जिसमें आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व बेंगलोर, चारों जो महानगर है उनको एक सड़क के माध्यम से जोड़ के स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का निर्माण किया जाना है। इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है और इसमें इसकी रूपरेखा क्या है वो देखिए। भारत का एक प्रसिद्ध राजमार्ग है जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं कृषि संबंधी नगरों को जोड़ता है। इसका आकार बहुत सीमा तक चतुर्भुज के समान दिखाई देता है, इस कारण इसका नामक सार्थक है। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ठीक है। और छोटा सा आपको ये और लिखना होगा कि यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की चौथी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। 2001 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा शुरू की गई थी ये, और यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का प्रथम चरण है, ठीक है। और इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपने ये थोड़ा बहुत भी इसमें लिख दिया होगा तो 2 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय बताइए। कॉमन सी बात है, सब बाइक चलाते हो, सब कार में बैठते हो, तो सड़क दुर्घटना आप कैसे रोकोगे। फर्स्ट है कि हाई स्पीड पे बाइक, गाड़ी, घोड़े ना चलाएं, ठीक है। पहला तो ये हो गया इसका कॉमन सा एग्जांपल, जो उपाय है आप सॉल्यूशन देख सकते हो इसका। सेकंड है, अगर आप बाइक चलाते हैं तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए, और जो सवारी होती है वो डबलिंग से ज़्यादा नहीं होती है। आजकल होता है कि 3, 4, 5, 6 एक ही बाइक पर बैठ के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि कार है, और कार के अंदर आपको सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। थर्ड है, नशे में वाहन ना चलाएं। कोई भी वाहन, गाड़ी, घोड़ा, कुछ भी होता है उसको नशे में ना चलाएं तथा तेज़ रफ्तार में ना चलाएं। तो ऐसे करके आप इसके 4 एग्जांपल्स दे सकते हैं, क्लियर है। और ये आपका 18वां क्वेश्चन, और इसमें भी आपको आधा नंबर करके अगर 4 आप एग्जाम्पल्स में देते हैं, 4 सॉल्यूशन देते हैं, तो आपको 2 नंबर इसमें ईजी वे में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है आपका, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई 2 कारण बताइए। देखिए कॉमन सी बात है, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत 2014 से की गई थी, जिसका समय काल 2019 तक था। 2014 2 अक्टूबर से लेकर 2015, 16, 17, 18, 19 5 साल का हमारा एजेंडा बनाया गया था कि 5 साल में हमें भारत को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी घरों में शौचालयों का निर्माण कराना है, ठीक है, ताकि जो खुले में शौच जाते हैं, जो खेतों में जाते हैं, जो ODF मुक्त भारत हो जाए, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को। तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति सुधरी है, देखिए आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का ज़्यादा अभाव रहता है, और खेत तो रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है कि तालाब वगैरह इस टाइप की जो चीज़ होती हैं, तो वहाँ पर क्या है कि दवाइयों के छिड़काव समय पर ना होना, मक्खी मच्छरों का उत्पन्न होना, तथा अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए खुले में शौच करता है तो उससे क्या है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ और फंगल इन्फेक्शन वगैरह इस टाइप से होती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज इस स्थिति के विपरीत हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खुले में जो शौच करते थे उसके तहत जो टॉयलेट्स वगैरह बनवाए गए हैं इस मुहिम के तहत, ठीक है। इस मुहिम के तहत जो टॉयलेट्स वगैरह बनवाए हैं, तो आज भी ग्रामीण औरतें, ग्रामीण परिवेश में लड़कियां, बच्चियां, बूढ़े सभी उन टॉयलेट्स के अंदर जाते हैं और वो खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। तो इससे क्या है, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से, दोनों ही रूप से क्या है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन से इसका प्रभाव पड़ा है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सा क्वेश्चन है, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए, जो आपका 20वां क्वेश्चन है। देखिए अगर इसमें आप एक नंबर की 4 उपलब्धियां भी बता देते हैं ना, तो आपको 4 नंबर इजी वे में मिल जाएंगे। पहली सांस्कृतिक उपलब्धि आपको मिलेगी इसमें मंदिर, दूसरी मिलेगी मूर्तिकला, तीसरी मिलेगी चित्रकला, चौथी होगी साहित्य कला, 5वीं होगी गणित और खगोल विज्ञान, ठीक है, ऐसे करके, और 6वीं होगी आयुर्वेद तथा चिकित्सा, और 7वीं होगी धातु विज्ञान, क्लियर है। देखिए बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताया था मैंने कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें बाबर जीत गया था, और वह युद्ध इब्राहिम लोदी तथा बाबर के मध्य हुआ था। तो पहला युद्ध हो गया 1526 का पानीपत का युद्ध, दूसरा युद्ध हो गया 1527 में खानवा का युद्ध, तीसरा हो गया 1528 में चंदेरी का, तथा चौथा हो गया 1529 में आगरा का जीतकर उसने सफल बना दिया, और 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा कि बाबर की विजय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किन्हीं 4 का उल्लेख
करो। तो देखना, जर्मनी के एकीकरण में आपको मैंने जो विश्व का इतिहास है उसका एक लेक्चर भी बनाया था मैंने आपका जर्मनी के एकीकरण को लेकर के। लेकिन इसमें आपको जो आंसर लिखना था वो ये था, पॉइंटर के रूप में आप इसका आंसर लिख सकते थे कि जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का अनावश्यक होना। दूसरा पॉइंट है, जर्मनी के राज्यों में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक असमानता। तीसरा पॉइंट है, इंग्लैंड भी फ्रांस की तरह जर्मन राज्यों में अपनी रुचि बनाए हुए था और वह जर्मन के उत्तरी राज्यों में अक्सर हस्तक्षेप करता रहता था। जर्मन के अधिकांश राज्यों की सैनिक स्थिति कमज़ोर थी। पांचवा पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे, जनसामान्य में जागरूकता का अभाव था और जर्मन के दक्षिण राज्यों में पॉप का प्रभाव था, जो जर्मन के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। क्लियर है? ऐसे करके आप इसका आंसर भी इजी वे में लिख सकते थे और 2 नंबर आपको 2 नंबर के 1 नंबर के हिसाब से आपको 4 नंबर इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन करो। तो देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था इस प्रकार है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर विश्व में बहुत से देश, चाइना है, ठीक है, इसके अलावा क्यूबा है, उत्तरी कोरिया है, इन देशों में आपको कम्युनिस्ट पार्टियां मिलेगी, समाजवादी पार्टी। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र भारत में है कि आप किसी भी नेता को वोट देते हैं, वही नेता हमारे विधायक, हमारे एमएलए बनकर या हमारे प्रधानमंत्री बनकर हमारे देश की हमारे कार्य व्यवस्था में कार्य करते हैं, ठीक है। लेकिन आप अन्य देशों से इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। और भारत में आपको पता है कि आज हम लोग जिस प्रकार भी चुनाव वगैरह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के चुनाव वगैरह हम लोग देखते हैं तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के ही उदाहरण है, ठीक है। और लोकतंत्र आपको पता है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था इस प्रकार से है, क्योंकि आपको पता है लोकतंत्र में जनता के द्वारा जनता का शासन और जनता के लिए ही होता है, ठीक है। हम जनता है, हमने किसी को वोट दिया तो वह आगे जाकर के हमारे नेता बनते हैं और वही आगे जाकर के फिर हमारे देश के और हमारे भाग्य के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब इस कथन के पक्ष में लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुण कौन कौन से होंगे? तो देखिए, 2 गुणों का आपको मैं बता दूं एक तरीके से कि जो लोकतंत्र के 2 गुणों का वर्णन है तो आप कैसे कर सकते हैं। इस गुण के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से आपके जो बुक है, बुक में ही दिखाऊंगा कि लोकतंत्र के गुण कौन कौन से होते हैं। तो आपको पहला देखने में मिलेगा सार्वजनिक हित में वृद्धि, दूसरा कार्य कुशल शासन, तीसरा सार्वजनिक शिक्षा का साधन, चौथा नैतिक शिक्षा का साधन, ठीक है। ऐसे करके आप 5वां देखेंगे देशभक्ति की शिक्षा, क्रांति से सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना, कला, साहित्य, संस्कृति, वैज्ञानिक प्रगति में सहायक है। तो ये सब क्या है? लोकतंत्र के ही तो गुण हैं। अब इनका सिर्फ वर्णन करना था आपको बस, ठीक है। वर्णन कैसे? मान लीजिए सार्वजनिक हित में वृद्धि है तो इस पूरे पॉइंट का वर्णन करना है आपको। कार्य कुशल शासन है तो इस पूरे पॉइंट का वर्णन करना है। अगर पूरा वर्णन भी नहीं कर पा रहे हैं आप तो इसमें से आप 2-2 लाइनें तो आपको लिखनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लोकतंत्र के बारे में आपकी पूरी ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करिए। तो देखिए, मैंने आपका PDF में निकाल दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, और इसकी 4 विशेषताएं कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में सतत एवं तीव्र वृद्धि, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन। थर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि आर्थिक एवं सामाजिक आधार संरचना में सुधार व अन्य कारक, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इन सब में थोड़ा पॉइंट आपको इसके अंदर लिख देना था, ठीक है। एक एक पॉइंट बना करके आपको इसमें लिखना था और एक एक पॉइंट के हिसाब से आपको 1-1 नंबर आराम से इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन और थोड़े से पॉइंट्स, क्लियर है। इसी क्वेश्चन में आपका जो अथवा में दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो देखिए, आर्थिक सुधार आपका 1990 के आर्थिक सुधार से इसके बारे में वर्णन किया गया है कि आर्थिक सुधार कौन कौन से थे। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 जो आर्थिक सुधार थे ये आपके 1990 में अपनाए गए थे। और इसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखनी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे तथा नियोजित विकास की नीति को अपनाया था। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावशाली स्थान देकर इसे विकास का मुख्य चालक बनाया गया। निजी क्षेत्र को नियंत्रणों के अधीन रखा गया। 1950 से 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था के संचालन और प्रबंधन हेतु इतने अधिक नियम बनाए गए कि विकास प्रक्रिया लगभग अवरुद्ध हो गई थी, ठीक है। अब इस स्थिति में आपके देश में क्या किया गया? आर्थिक सुधारों का निर्माण किया गया, आर्थिक सुधारों की इसमें व्याख्या की गई है।
तो इसके अतिरिक्त सरकार का प्रतिरक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र पर भी अपने संसाधनों का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ा। अनेक बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को सरकार द्वारा अविवेकशील ढंग से उपभोग कार्यों पर खर्च कर दिया गया। सरकार के व्यय उसकी प्राप्तियों में लगातार ऊंचे बने रहे। इन व्ययों की पूर्ति सरकार बढ़ती मात्रा में ऋण लेती जा रही थी। इन खर्चों को नियंत्रित करने तो कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया और सरकारी नीतियों में राजकोषीय अनुशासन का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब करेंगे क्या? आप तो देश में आप लोग करेंगे आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधारों में आप क्या लेकर के आए फिर? वैश्वीकरण, निजीकरण तथा उदारीकरण। और ठीक है, अब ये जो आपके तीनों सुधार कर दिए गए थे, इन सुधारों से आपके परिवर्तन क्या हुआ? तो थोड़ा सा आपको उदारीकरण के बारे में यहाँ पे लिखना था, थोड़ा सा आपको निजीकरण के बारे में यहाँ पर लिखना था, और थोड़ा सा आपको वैश्वीकरण के बारे में यहाँ पर लिखना था। ठीक है, अगर इसके आप प्रत्येक पॉइंट के 3-3 लाइन भी इसमें लिख देते हैं ना, तो इजी वे में आपको 4 नंबर आराम से मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको आर्थिक सुधारों का ही तो वर्णन मांगा गया है, वैश्वीकरण का वर्णन मांगा गया है, निजीकरण का वर्णन मांगा गया है, समझ में आ गई, उदारीकरण का वर्णन मांगा गया है। तो ये सुधार थे और इन्हीं का वर्णन आपसे ये मांगा गया था। तो क्लियर है, आपको ये आराम से आ गया होगा। देखिए जी, आप सभी को एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, वस्तु विनिमय प्रणाली पर एक क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, 25वां क्वेश्चन। इसमें आपको वस्तु विनिमय प्रणाली निकाल करके इस प्रणाली को थोड़ा थोड़ा डिटेल में लिखना था। ठीक है, कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से देखना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में आपको क्या अर्थ इसका समझा रखा है। ठीक है, और वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको मिलेगा भाग, आपको इसमें देखने को मिलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, और इस वस्तु विनिमय प्रणाली में आपको कॉमन रूप से समझाया गया है कि कौन कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। तो इस प्रणाली में वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया गया है। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली अब लगभग इतिहास हो चुकी है। वस्तु विनिमय की आवश्यकता के दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ पाई जाती थी। आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय ये है कि एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसकी आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को हो, तो दूसरे व्यक्ति के पास विक्रय करने के लिए वह वस्तु हो जिसकी आवश्यकता पहले व्यक्ति को है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय हेतु आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की दुर्लभ स्थिति की अनिवार्यता थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली में एक मूल्य में एक मानक मापक का भी अभाव था। इस प्रणाली में धन या मूल्य के संचय तथा मूल्य के हस्तांतरण में भी भारी असुविधा का सामना करना होता। वस्तुओं के रूप में धन या मूल्य का हस्तांतरण बहुत जोखिम भरा होता था। और वस्तु विनिमय में एक महत्वपूर्ण समस्या अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में उत्पन्न होती थी। यदि किसी व्यक्ति के पास घोड़ा होता था तो उसे भेड़ खरीदनी होती थी। वह ना तो संपूर्ण घोड़ा दे सकता है और न ही उस घोड़े को विभाजित कर उसका भेड़ के साथ विनिमय कर पाता। इन वस्तुओं को विभाजन करने पर इनका संपूर्ण महत्व ही समाप्त हो जाता। वस्तु विनिमय प्रणाली की इन समस्याओं के कारण इसे त्याग दिया गया और मौद्रिक विनिमय प्रणाली को अपना लिया गया। क्लियर है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का आंसर इस टाइप से, और आपने मेरे इस आंसर को एनालाइज कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां। आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं? कोई 4 का उल्लेख करिए। तो देखिए, आपको आपके बुक के अंदर भी 4-5 अधिकार दे रखे हैं, उसे देखिए कि उपभोक्ता के विधिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसमें आपको दे रखा है कि उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है, और यहाँ से लेकर के जब आप आगे चलते हैं तो पहला मिलेगा परिसंकटमय माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, दूसरा मिलेगा सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार, तीसरा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्य पर पाने का अधिकार, चौथा उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार, पांचवा अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। और इन सब के बारे में अगर आप थोड़ी थोड़ी डिटेल में अगर लिख देते हैं, और आपसे वैसे भी इसमें 4 ही पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल में भी अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपका ये लगभग आंसर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखना है आपको। तो आपके बुक के अंदर चैप्टर है तीसरा, और तीसरे चैप्टर के अंदर आपको सीकर किसान आंदोलन आराम से दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। सीकर किसान आंदोलन को आप इजी वे में अगर आप लिखने बैठेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसको आप शॉर्ट तरीके से लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सीकर किसान आंदोलन के बारे में आप लोग लगभग नहीं करते भी आपका कसवाली आदि शामिल थे, यहाँ तक ख़त्म होता है। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन के नंबर के अनुसार अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 15 लाइनें इसके अंदर लिखनी थी, और बिल्कुल मोस्ट लाइनें मैंने इसमें लिखवाई भी थी, करवाई भी थी। जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको पता भी है इस चीज़ में। ठीक है, आगे देखिए। आपको जो 27वां इसका नेक्स्ट अथवा में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखनी है। पहला है सन्यासी विद्रोह, दूसरा है भील विद्रोह, तीसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, चौथा है चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है,
आपको पहले क्वेश्चन की लेंथ देखनी होगी कि 6 नंबर का अगर ये क्वेश्चन है और आपको 3 पर टिप्पणी लिखनी है तो 2-2 नंबर के अनुसार आपको इसमें डिवाइड करना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसके अंदर आपका अनुपात होना चाहिए 5 लाइनों में, ठीक है। यानी 2 नंबर के प्रश्न में आपको 5 लाइनों में आंसर उसका देना है। और जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको ये चीज़ बता भी रखी थी मैंने अच्छे से, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर के अंदर आपको पहले सन्यासी विद्रोह को अच्छे से देखना होगा। इसके बाद बगल में ही आपका चौथे नंबर पर आपको दे रखा है इसमें भील विद्रोह, ठीक है। और फिर जब आप आगे इसमें जाते हैं और इसके अंदर थर्ड नंबर पे था श्याम जी कृष्ण वर्मा के बारे में लिखना था आपको, ठीक है। तो आपके इसमें पैराग्राफ दे रखा है श्याम जी कृष्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, ठीक है। अब जब ये 2 नंबर का अगर आपको इसमें डिस्क्राइब करना है तो खींच करके आपको इसमें 5 या 6 लाइनें इसके अंदर लिखनी थी और मोस्ट लाइनें, ठीक है। कि 1905 में इन्होंने स्वशासन समिति का गठन किया, उसके बाद इन्होंने मासिक पत्रिका निकाली कि इंडिया सोशलिज्म भी एक प्रारंभ करी, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ किस किस नेता के साथ इसने मिल करके काम किया, ठीक है। ऐसी इनमें व्याख्या करनी थी। आगे देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा चंपारण किसान आंदोलन, जो 4th पॉइंट था। वो चंपारण किसान आंदोलन ज़्यादा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर आपको 4 या 5 लाइनें लिख देनी थी अच्छे से कि उत्तर बिहार में चंपारण में यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। फिर गांधी जी ने बाबू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से स्थिति की जाँच करी। फिर 1917 में एक जाँच समिति बनाई गई। फिर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया और नील की खेती को जबरन करवाना बंद कर दिया गया। क्लियर है। ऐसे करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 है, जिसमें आपको कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ तथा विधायिक शक्तियाँ इनके बारे में डिस्क्राइब करना है। और इसी में अथवा में क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन, जिसमें प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी होती है। आपको पता है भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियाँ होती है, उसकी विधायी शक्ति होती है, उसकी प्रशासनिक शक्ति होती है, उसके बारे में वर्णन करना था। अब ये मान लीजिए 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर का आप इसका दुगना कर दीजिए, 15 या 16 लाइनों में इसका आंसर आपको अच्छे से लिखना था और हाईएस्ट आप इसका 20 लाइनों में इसका आंसर लिख सकते थे। क्लियर है। तो जो राष्ट्रपति की जो प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियाँ उसके बारे में आपको इसका वर्णन कर देना था और इसी में आपको सेकंड पॉइंट विधायी शक्तियाँ डाल करके उसका वर्णन कर देना था। पर अगर आपको ये नहीं आया है और आपने इसका अथवा में जो दूसरा क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियाँ कार्यों का वर्णन, तो सर्वोच्च न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार शक्तियाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार संबंधी शक्तियाँ, ठीक है, रिट्स वाली शक्तियाँ जिसमें 4 प्रकार की 5 प्रकार की रिट्स थी, वो रिट्स आपको लिख देनी थी, ठीक है। और इस प्रकार से आपका ये वर्णन कर देना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्यों की विवेचना करिए। और इसी में अथवा में दे रखा राज्य विधान परिषद के गठन की विस्तृत विवेचना करिए। तो राज्य मंत्रिपरिषद और राज्य विधान परिषद, ठीक है, जैसे विधानसभा होता है वैसे विधान परिषद होती है और जैसे राज्य मंत्रिमंडल होता है वैसे मंत्री परिषद होती है। तो इन दोनों के बारे में आपको उसकी शक्तियाँ लिखनी थी, उसके कार्य लिखने थे और उसकी विवेचना करनी थी कि कैसे कैसे वो कार्य करती है, कैसे कैसे उनके पास शक्तियाँ होती है। क्लियर है। और जो लास्ट एंड फाइनल 30वां क्वेश्चन है ये आपके 5 नंबर का है और ये मानचित्र में आपको इसका अंकन करना था। मैंने बच्चों को अच्छे से मानचित्र स्कूल के अंदर पढ़ाया है, क्लास के अंदर अच्छे से करवाया था और जिन बच्चों ने उस टाइम पर अच्छे से समझ लिया होगा उनको ये 5 नंबर का मैथ हुआ समझ में आ गया होगा। तो आपको हीराकुंड परियोजना उसके अंदर मार्क करनी थी। आपको कपास फसल क्षेत्र के जो आपको जो भी नदी क्षेत्र मिलेंगे वहाँ सर्वाधिक कपास मिलेगी। जैसे आपका हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल है, ये क्षेत्र आपके सर्वाधिक कपास उत्पादन क्षेत्र है। बोकारो आपको पता है, बोकारो आयरन जो लोह संयंत्र था उसके बारे में लिखना था। विशाखापत्तनम लिखना था और तूतीकोरिन आपको इसमें मार्क करना था। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा जो आंसर एनालिसिस वीडियो है समझ में आई होगी और फिर भी अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे पास में दिए गए जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप प्रेस करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल्स के साथ आप हमेशा जुड़े रहें क्योंकि हम इसी टाइप से 10वीं 11वीं 12वीं और आने वाली कई शिक्षाओं को, कई क्लासों को और कई कॉम्पिटिशन क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हुए रहेंगे। ठीक है, लगातार हमारे एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए, हमारे एक्सपीरियंस के साथ बने रहने के लिए हमारी इस संस्था के साथ जुड़े रहिए। और मैं यही चाहता हूं कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया हो। कोरोना महामारी के चक्कर में मैं जानता हूं कि सभी के रिज़ल्ट को और सभी की स्टडी को कोई ना कोई चोट पहुंची होगी क्योंकि वो रूटीन, वो अनुभव नहीं रहा होगा आपको। लेकिन फिर भी मैं आपके अच्छे रिज़ल्ट की मनोकामना करता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड आपके जो कल मैथ का पेपर है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।